वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट है 11 सितंबर और आज की डेट जब मैं ये आपको बता रही हूँ तब तक हमारे भारत में G20 का पूरा समापन हो चुका है। और G20 की पूरी जो एक कार्यभार है, पूरा G20 का जो एक चलता है, वो ब्राजील को हैंड ओवर कर दिया गया है। और इस बार क्या G20 में नई चीजें ऐड हुई, क्या क्या G20 में हम लोगों ने अडॉप्ट किया दिल्ली डिक्लेरेशन में, वो हम जरूर पढ़ेंगे और लेक्चर्स में। तो अभी तो हम लोग पहले इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और जितना भी मैं आपको टॉपिक बताती हूँ उसको सिर्फ गो थ्रू नहीं, मैं पूरा A to Z आपको यहाँ पर समझाते हुए चलती हूँ। ठीक है, आप सभी लोग भी उस टॉपिक से A to Z की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करा करिए। और बाकी आप इन पीडीएफ्स को लेने के लिए हमारे इन दो दिए गए नंबर्स पे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इन पे कॉल करके। बाकी डेली 1 बजे ये पीडीएफ अपलोड हो जाती है टेलीग्राम के इस चैनल पे, इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि ये जो चैनल है वहां पे हम लोग पूरा अपलोड करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले शिवाजी के ऐतिहासिक हथियार की घर वापसी हुई है। इंडिया और यूएस में द्विपक्षीय व्यापार और द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार से हैं उसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ऐसे ही यूएन क्लॉस, ये यूएन क्लॉस एक लॉ ऑफ द सी के ऊपर है, क्या है, चाइना का क्या टेक है, उस पूरे को पढ़ेंगे। बहुपक्षवाद, आरोग्य मैत्री क्यूब और अफ्रीकन यूनियन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन यूनियन। देखो, इनमें से जितना भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये सारे के सारे हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के साथ पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ के। बाकी यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके भी पेपर 1 के लिए है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सेकंड वाला आर्टिकल ऐसा होगा जो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के लिए आपका रहेगा, बाकी सारे प्रीलिम्स के लिए ज्यादा उपयोगी रहेंगे। समझे भाई? बड़े हम लोग फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल जो है वो कहता है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी मराठा किंग है उनकी जो एक टाइगर क्लॉज है, जिसे हम कहते हैं बाघ के पंजे, वाघ नख के नाम से जाना जाता है, उसे भारत लाया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम से। यूके, यूनाइटेड किंगडम आप सभी लोग जानते हैं। असल में एक ये पंजा है, वो पंजा शिवाजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था अफजल खान को मारने के लिए। अफजल खान कौन थे? आदिल शाही डायनेस्टी जो बीजापुर में थी। बीजापुर आज के समय का आप कह लो कुछ महाराष्ट्र का, कुछ गोवा का और कर्नाटका का हिस्सा, उस समय का बीजापुर था। उसमें उस जनरल को मारने के लिए आदिल शाही डायनेस्टी जो वहां पे चल रही थी, उसके जनरल अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ये वाघ नख केवल ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल करके मार दिया गया, ये असल में लोगों की एक आस्था का भी मामला था। तो गवर्नमेंट ने कई बार इसके ऊपर जो है बोला है कि महाराष्ट्र में ये दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, लेकिन इसको पब्लिक करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ ये हमारे पास थी भी नहीं, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, क्या था, वो फाइनली यहाँ पर डिसाइडेड नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पर डिसाइड हो गया कि ये महाराष्ट्र में प्लेस की जाएगी। अब कहाँ प्लेस की जाएगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये वेपन एक बहुत ही बड़ा सा एक 4 पंजों का बना हुआ है। ठीक है, जिसमें पंजों के फॉर्म में एक स्टील है, मतलब उसमें अपना आप हाथ अंदर की तरफ लेकर के जाओगे तो एक स्टील से बना हुआ है वो, तो उसे हम कहते हैं वाघनख। एक पंजों के फॉर्म में बना हुआ है। तो छत्रपति शिवाजी जो है वो एक इसको इस्तेमाल किया करते थे। इसकी पूरी तरीके से पता चल गया कि आएगा क्लॉ की तरह, जैसे होता है ना पंजों की तरह दिखता है, मारने के लिए होता है।
4 और 5 ब्लेड्स होते हैं इसके अंदर। वो ब्लेड्स जो है वो इस तरीके से हैं कि अगर आपकी स्किन में चले गए ना, आपकी मसल्स तक फाड़ के ले आएंगे पीछे से ये। ठीक है, टाइगर का क्लॉ, बाघ नख, नख का मतलब यहाँ पर टाइगर क्लॉ ही कहलाता है। तो इसको सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो राजपूतों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल मराठा किंग शिवाजी ने किया था। सबसे पहला बार उन्होंने इस्तेमाल जो है बीजापुर के जनरल अफजल खान को मारने के लिए किया था। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो इसको बहुत सालों से ट्राई कर रही है लेके आने के लिए, क्योंकि ये यूके के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। तो वहां से लाने के लिए बहुत बार इसकी तैयारी की गई है। तो फाइनली यहाँ पर जो है इसको डिसाइड किया गया है कि इसको अब लंदन से इंडिया लेके आया जाएगा। तो कौन सी वाली बैटल में इस्तेमाल किया था इसको याद रखिएगा, प्रतापगढ़ की बैटल 1659 में हुई थी, जब बीजापुर के सल्तनत को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर के गए थे यहाँ पर, बाकी फिर इसको अब इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा आज के समय में। डिज्नी की जो एक मूवी है अलादीन एंड द किंग ऑफ थीव्स, ऐसे करके एक मूवी है, उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो स्टील का नहीं था, वो गोल्ड का बना हुआ था। मूवी में भी इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है इसको। ठीक है, और इसको लेके आने के लिए प्रॉपरली महाराष्ट्र के जो कल्चर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सुधीर मुंगंतिवार, वो लंदन जाएंगे इस महीने सितंबर के महीने में, और इसको लेकर के आने वाली। और फिर ये नवंबर तक प्रॉपर इसकी पूरी की पूरी जानकारी क्लियर होने के बाद नवंबर तक कोशिश है कि ये लेके आएंगे, लेकिन कब होगा इसका डिस्प्ले ये अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक बात में दिमाग में रखिएगा। इस पे एमओयू होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो दोनों कंट्रीज ने मिलके साइन कर दिया है। ठीक है, हाँ, इसमें आप अपने अंगूठे को अलग करके और अपने हाथों को करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसको देखना जरूर एक बार गूगल पे जाके, हाँ पिक्चर इंसर्ट करना मैं भूल गई, आप लोग गूगल पे जाके जरूर देखिएगा। इसको असल में ये सब मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप याद रखना, लिख सकते हो इन बातों को भी। विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम कल को सवाल पूछता है कि विक्टोरिया और एल्बर्ट का जो म्यूजियम है ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। यूएस से दिमाग में आता है कई बार लोगों के दिमाग में पेरिस आएगा, बट आंसर इज लंदन। ठीक है, तो लंदन में ये लेकर के कौन गए थे? ये एक पर्सन थे जिनका नाम था जेम्स ग्रांट डफ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, जो कि सतारा स्टेट, सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, वहां पे रहा करते थे वो। ये यहाँ से लेकर के इंडिया चले गए, इंडिया से लेके चले गए। ठीक है, और इसी वाले जो इसका पूरा जिसके अंदर इसको रखा था ना, इसका केस जिसको हम कहते हैं ना, केस इसका एक तरीके से बॉक्स टाइप मान लो, उस बॉक्स में साफ साफ लिखा हुआ था द वैगना, ऐसे लिखा हुआ था द वैग नक, इंग्लिश में था ना, तो वैगनक करके लिखा हुआ था, वैगनक ऑफ शिवाजी, ये स्पेलिंग करके ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है भाई, समझे भाई बात को, ये वाली पूरी बात। तो ये एक अपना एक आर्टिकल है, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये आर्टिकल, तो मैंने सोचा कि आपको जरूर बताऊं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था। वाघ का मतलब टाइगर होता है, वाघ मतलब बाघ, मराठी वर्ड है ना वाघ, वहां से शब्द निकल के आया है। और नख का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, इसका मतलब होता है ये होता है ना हमारे नेल्स, वो होता है, तो वहां से ये शब्द निकल के आया वाघ नख। तो अब यहाँ पे लाया जा रहा है, तो पढ़ना जरूर था हमको इसके बारे में। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पढ़िएगा। हो सकता है इसको मुंबई के छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है ना जो म्यूजियम साउथ मुंबई में, हो सकता है वहां प्लेस किया जाए, हो सकता है किसी और जगह प्लेस किया जाए, इसकी डिसाइडेड नहीं है अभी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनकी एक स्वॉर्ड, एक तलवार भी हुआ करती थी। उस तलवार का नाम क्या हुआ करता था? जगदम्बा। क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत और फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। जगदम्बा उनकी एक स्वॉर्ड का नाम हुआ करता था। और लोगों का ऐसा कहना है कि जो वाघनख और ये जगदम्बा स्वॉर्ड हुआ करती थी, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनर्जी हुआ है हमारे लिए। एंड ऑल्सो शिवाजी महाराज का 350th एनिवर्सरी भी यहाँ मनाई जा रही है। जो जगदम्बा स्वॉर्ड है पूरी, इसे डायमंड्स और रूबीज के साथ सजाया गया है। और ये स्वॉर्ड भी हमारे पास नहीं है, ये भी लेके आनी है हमें यूके से। इंडिया में, भारत में अभी जगदम्बा स्वॉर्ड आई नहीं है। ये जगदम्बा स्वॉर्ड जो है लंदन की
जो जेम्स पैलेस है वहां पे रखी गई है। ये आज भी जो है किंग्स और क्वीन के सामने वहां पे प्लेस की जाती है। तो इनके पास वो भी अपना नहीं है, भारत का ही दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझे भाई बात को। चलिए, फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीटेड, मूविंग ऑन टू सेकंड आर्टिकल, यूएस और इंडिया के बायलैटरल टाइज। अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंध के बारे में हम पढ़े, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि G20 के समिट के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडिया आए। तो यूएसए और इंडिया दोनों के बीच में 100% कोई ना कोई अग्रीमेंट्स तो यहाँ पे साइन किए ही जाएंगे। तो उन अग्रीमेंट्स में से क्या क्या अग्रीमेंट हमने साइन करे हैं, सबसे पहला जो है वो है दोनों कंट्रीज के बीच में कमर्शियल अग्रीमेंट का होना। अपने इंडिया की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस यूएसए की, यहाँ पर हम लोग मिल करके JE-14 जेट इंजन बनाने वाले हैं इंडिया में, दोनों मिल करके। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और HAL इंडिया में बनाएंगे। HAL की मदद कौन करेगा यहाँ पर, यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। दोनों ने WTO में आने वाले जितने भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स थे और अग्रीमेंट्स थे उसको भी सॉल्व कर लिया है। और साथ ही साथ इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है कि हमें यहाँ पर पायलटेड एयरक्राफ्ट और उससे एसोसिएटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर हमें अपने डिफेंस के लिए चाहिए, वो भी हमें यहाँ पर दिए जाएं। तो दोनों लीडर्स ने यहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा चीजें प्रमोट की हैं G20 के समिट से होते हुए। क्योंकि दोनों कंट्रीज ही यहाँ पर डेमोक्रेसी को शेयर करती हैं, बहुत पुराना यहाँ पर हमारा संबंध रहा है, इसलिए। अगर मैं बात करूं कि दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमिक की, मतलब कितना लेन देन होता है, तो देखो पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2021-22 में हम लोगों के बीच में जो एक व्यापार हुआ है वो 119.5 बिलियन डॉलर हुआ था। अब यहाँ बढ़ करके 128, करीब करीब 10 बिलियन डॉलर यहाँ पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम लोग अब काफी बड़ा यहाँ पर सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस बन गया है। यूएस की बात नहीं कर रही मैं, इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है बाहर यूएस को, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इंटरनेशनल कॉपरेशन में हम लोग बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग है जहां पे हम साथ है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, G20 में तो है ही, आपको पता है, आसियान, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, क्वाड, क्वाड में भी है हम लोग, I2U2, पता है I2U2, आई इज इजराइल, इंडिया, USA, UAE, ये सारी कंट्रीज का ग्रुप है I2U2। ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए UN की परमानेंट 5 काउंसिल में से, P5 भी कहते हैं, जिसमें इंडिया नहीं है। इस P5 में इंडिया होना चाहिए, इसके लिए यूएस से पूरा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जब हमारी नॉन परमानेंट मेंबरशिप में भी बात आई थी, तब भी हमारे 2 साल के लिए इंडिया को सपोर्ट किया था यूएसए ने। तो इंडिया और यूएसए जो है हमारे टाइज अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों क्लोज रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमेशा तैयार करते हैं। ठीक है, इंडिया की एम्बेसी वॉशिंगटन DC में बनी हुई है और यूएसए की एम्बेसी इंडिया के न्यू दिल्ली में बनी हुई है। ठीक है, दोनों को यहाँ पर अलग अलग लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और खूब ज्यादा मीटिंग्स यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी G20 के समिट के लिए आपको पता ही है कि आए हुए हैं, डिनर उनके लिए होस्ट किया है पूरा, कल बैठ के दोनों ने डिनर किया है साथ में, और डिस्कशंस भी हुई है। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। टुगेदर क्वाड भी ग्रुपिंग हम लोग बनाते हैं, इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन में भी साथ में है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी में साथ में है। ठीक है भाई, सोलर अलायंस जो इंडिया है, इंडिया का होस्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसके हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में। वहां पे यूएस से भी 101 नंबर का मेंबर बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कशन वगैरह किए, इसकी वीडियो वगैरह आपने जरूर देखी होंगी। 9 सितंबर को दिल्ली में स्टार्ट हो गया था ये पूरी तरीके से, और फिर ये PM मोदी ने यही बोला कि बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग थी और हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। अब वो टॉपिक्स क्या है वो धीरे धीरे करके बाहर निकल के आएंगे, जो भी यहाँ पर डिस्कशन हुए हैं। बट यस, डिसएग्री भी हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीजों पे अग्रीमेंट भी देखने को मिला है। ठीक है, इससे पहले सिर्फ अकेली ये मीटिंग नहीं, कई बार पहले भी यहाँ पर मीटिंग्स की जा चुकी हैं। तो इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी के मामले में बात करूं तो यूएस और इंडिया के टाइज काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं G20 में।
बहुत अच्छा मौका मिला इंडिया को अपने आप को बहुत बड़े रूप में रिप्रेजेंट करने का। बायलैटरल ट्रेड का मतलब यही होता है कि दो कंट्री के बीच में कितना आदान प्रदान हो रहा है, कितना आयात निर्यात हो रहा है। तो यहाँ पर आयात निर्यात यहाँ पे पूरी तरीके से की जा रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री वो भी यूएस से कई बार गए हैं, और इंडिया के जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो भी कई बार इंडिया आए। तो इस तरीके से टाइज बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, टाइज को इंक्रीज किया जाता है। क्लियर है ना भाई? अगला देखेंगे भाई, यूएन क्लॉज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, लॉ ऑफ द सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस ने यहाँ पर साउथ चाइना सी में चाइना की जो बोट्स आई हैं उसको इलीगल बोला है। देखो, अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा ना स्टार्टिंग से एंड तक सीन बताती हूँ कि असल में चाइना ने किया क्या है। देखो, हो क्या रहा है कि आपको पता है कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा दिखाता है, हमेशा से दिखाता रहा है। मैं आपको मैप इसमें नहीं इंक्लूड हुआ, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको पता है इस तरफ चाइना है, इस तरफ है लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, और इस तरफ पूरा रीजन पड़ता है एक जिसे हम कहते हैं साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में पड़ता है। अब आपको पता है कि चाइना की तो इतनी गंदी आदत है, वो हमेशा कोई ना कोई बीच में इशू क्रिएट करता ही है। जैसे अभी पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ क्रिएट किया, अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखा दिया, नया मैप लॉन्च करा, अरुणाचल प्रदेश अपने में दिखा दिया, अक्साई चीन अपने में दिखा दिया। तो चाइना यहाँ पे भी यही कर रहा है। चाइना साउथ चाइना सी वाले रीजन में, पूरा का पूरे रीजन में 2 से 3 आइलैंड्स हैं जिसपे अपना दबदबा दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला आइलैंड है, एक तो है ये वाला स्पार्शली आइलैंड, सामने देखो स्पेलिंग लिखी है, इधर देखो न्यूज सब लोग स्क्रीन पर, स्पार्शली आइलैंड्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप इसकी स्पेलिंग देख सकते हो। तो एक तो ये हो गया स्पार्चली द्वीप, ठीक है। दूसरा एक है स्कैरलबर्ग, स्पेलिंग लिख लेना अपने नोट्स में। तो ये दोनों आइलैंड्स पे ना अपना कंट्रोल दिखाता है। अब यहाँ पर क्या है ना, चाइना कंट्रोल यहाँ दिखाता है, लेकिन आप अगर यूएन क्लॉज के हिसाब से देखें, यूएन क्लॉज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सी के लॉस बनाती है। सी में किसका कितना दबदबा रहेगा, किसने कितना यहाँ तक कंट्रोल करना है, वो सारा जो दबदबा दिखाया जाता है और सारा जो बताते हैं कि इतने किलोमीटर तक इतना इसका दायरा रहेगा, इतने तक इसका, वो सारा कुछ यहाँ पे डिसाइड करती है यूएन क्लॉस। ठीक है, तो चाइना का क्या सीन है कि चाइना पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कानूनी आधार है, कुछ ना, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चाइना की वेसल्स आनी शुरू हो गई, चाइना की बोट नौकाएं आनी शुरू हो गई, जिसको फिलीपींस ने यहाँ पर क्या बोला है, गलत बोला, बोला है कि ये युद्धाभ्यास और आक्रमण आचरण देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? समझ गए ना स्टोरी को? तो ये है चाइना का एग्जैक्ट सीन। तो यहाँ पर इलीगल बोला गया है। यूएन क्लॉज जो है असल में 1982 में बनाई गई थी, जो कि वर्ल्ड के ओशन और वर्ल्ड की जितनी भी सीज है उससे जुड़ी हुई पूरा एक बनाती है कि ये चीजें होती है। 5 जोन में बना रखा है, इंटीग्रल, कंटेजियस, एक्सक्लूसिव और हाई सीज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। स्पेलिंग नॉटिकल माइल्स की कुछ ऐसी होती है, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स का अर्थ होता है कि जैसे हम यहाँ पर किलोमीटर में नापते हैं ना, ऐसी जो पानी को होता है ना, पानी की दूरी को हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। तो 1 किलोमीटर में करीब 1.86 नॉटिकल माइल्स होते हैं। तो आप 200 नॉटिकल माइल्स में अंदाजा लगा दो कितना बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1 नॉटिकल माइल्स में करीब 1.86 किलोमीटर है, तो 200 में कितना बन जाएगा, अब इसका अंदाजा लगा दो, करीब 224 और 230 के बीच में आ जाएगा। तो इतने में एक कंट्री का कंट्रोल होता है, उसके बाहर नहीं होता। लेकिन चाइना यूएन क्लॉज को भी मानने से मना कर देता है। चाइना इस चीज के लिए भी मना करता है, हर जोन के अपने रूल्स होते हैं, हर चीज के लिए है, गवर्नमेंट यहाँ पर पूरा कंट्रोल देखेगी, लेकिन ऐसा चाइना नहीं मानता है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर यूएन क्लॉज, इंडिया बहुत मानता है चाइना इसको, यूएन क्लॉज को। इंडिया को कोई समस्या नहीं है यूएन क्लॉज की चीजों को मानने में, यूएन क्लॉज की दी हुई बातों को स्टडी करने में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इसको मानता है यूनाइटेड नेशन की, तो इंडिया भी मानने को तैयार है। चाइना का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, चाइना यहाँ पर हमेशा ही इस ट्रीटी को
मानने से मना कर देता है। ठीक है भाई, याद हो गया ना, इस चीज को याद रखना। ये पूरा डिवीजन यहाँ पे किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। यूएन क्लॉज का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया। इंडिया ने 1982 में ही इसको यहाँ पर साइन कर दिया था। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट, ये जो है ना सारे ये जोन होते हैं जो, ये रे 5 जोन, याद कर लेना इन 5 जोनों को। इंटरनल्स, टेरिटोरियल, कंटेजियस, ईईजेड एंड हाई सी। हिंदी में कहते हैं इसको आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ कहाँ तक होते हैं। इंटरनल वाटर मतलब आपका अंदर का है, ठीक है, आंतरिक जल है, तो वो आपका जो कोस्ट लाइन होती है ना आपकी, उसके हिस्से को कहते हैं इंटरनल वाटर्स। ठीक है, तो वो अपने इंटरनल वाटर पे हमारा खुद का योगदान है, कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। अब बात करें टेरिटोरियल सी की, तो टेरिटोरियल सी का जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। यहाँ पर जो भी एयर स्पेस है, यहाँ पर आपका जो भी मतलब ऊपर से कौन सा जहाज जाएगा, क्या है एयरक्राफ्ट वगैरह, सब कुछ उसी कंट्री का कंट्रोल होता है। उसके और जो है आप 12 तक कर दो तो 24 हो जाएगा। 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटीजियस जोन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक सागर। ठीक है, इसमें आपके पास पूरा का पूरा राइट होता है पानी का, लेकिन एयर स्पेस का नहीं होता। कंटेजियस जोन में एयर स्पेस का राइट उस कंट्री के पास नहीं होता। ऐसे ही आ जाएगा ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। इसमें आपका सी, इस सी में मिलने वाली सब सॉइल, सी बेड, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास होते हैं। ठीक है, तो उसे भी हम यहाँ पे सोलर एनर्जी से कुछ बनाना है, एनर्जी प्रोडक्शन करनी है, वो सारी चीजें इसमें ईजेड में आता है। और लास्ट आता है हाई सी। ये हाई सी जो है, ये सारा कुछ डिसाइड करती है हमारी यूएन क्लॉज, कितना हाई सी रखना है किसी एक कंट्री के लिए। ठीक है, ईजेड के आगे 200 नॉटिकल माइल के आगे कितना रहेगा, ये हाई सीज कहलाती है। क्लियर हुआ भाई यूएन क्लॉज। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म बहुपक्षवाद। अभी जब यहाँ पर कोल्ड वॉर खत्म हुआ, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता गया, उसके बाद रशिया के एक्शन बढ़ते गए, तो अब यहाँ पर जो मल्टीलैटरलिज्म है वो कम हो गया है। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है? मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है कि हर एक कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज इकट्ठा आके किसी एक टॉपिक को सॉल्व करती हैं, कॉमन गोल्स और सॉल्यूशन पे काम करते हैं। हिंदी में पढ़ो, कोई देश जो है चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश करता है, उनको हल करने की कोशिश करता है, और कई सारे मुद्दों पे मिल करके काम करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीपल ग्रुप्स बनाना, तो मल्टीलैटरलिज्म का में इंक्लूसिविटी, सब समावेश हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, या डेमोक्रेटिक है या कम्युनलिस्ट है, तो सब लोग मिलकर के काम करते हैं, उसे कहते हैं इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिव मतलब समावेश करके रहना, कॉपरेशन करके रखना, नए नए रूल्स बनाना, और जो समस्याएं दो देशों के बीच में आ रही है, कई सारे देशों के बीच में आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। पर जैसे अभी साउथ चाइना सी का आपने इशू देखा, चाइना को तो मल्टीलैटरलिज्म का एग्जांपल नहीं दे सकते हम लोग। चाइना कहाँ मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा। आसियान में हमेशा पहुंच जाता है बस कि हाँ हम लोग आसियान के साथ है, पर वैसे कहाँ। अभी देखो साउथ चाइना सी में फिलीपींस में इन्हें ये इल्जाम लगाया चाइना के ऊपर कि उनकी बोट यहाँ पर आ रही है, वो एक तरीके से गलत है, या फिर आप कह लो कि सही नहीं, सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो गवर्नेंस और कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं ना यहाँ पर, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, डब्ल्यूटीओ, लेकिन उसमें जो ये प्रॉब्लम्स वाली चीजें हैं ना, उनको सॉल्व करने की बेहद जरूरी है। तो मल्टीलैटरलिज्म, मैं ये कहूंगी कि चाइना की वजह से एक तरीके से बहुपक्षवाद जो है देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्यों यहाँ पे कम हो रहा है ये मल्टीलैटरलिज्म? सबसे पहला रीजन चाइना। चाइना अपनी पॉलिसी कैसे ला रहा है? एक्सपैंड करने की, विस्तार करने की। विस्तार किस प्रकार से? बस कुछ नहीं है, अपने एरिया को एक्सपैंड करते रहो, कुछ मत करो, एरिया को एक्सपैंड करते रहो। तो गलत है ना ये चीज, तो थ्रेट मिल रहे हैं चाइना से। ठीक है, क्योंकि अब जैसे इंडिया और यूएस, जापान जैसी कंट्री, वो चाइना के साथ नहीं उतना ज्यादा एंगेज करना चाहेंगी, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। रशिया के एक्शन भी कुछ ज्यादा अच्छे तो है नहीं, मतलब चलो इंडिया के लिए अच्छे हैं पर बाकी कंट्रीज के लिए तो अच्छे नहीं है ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ ही है, सक्सेसफुल तभी होगी ना जब सारी कंट्री मिल करके काम करेंगे। अब एक कंट्री अपना अलग से ही रूल बनाती है, या फिर वो डब्ल्यूटीओ के रूल मानने से मना कर देती है,
तो बाकी कंट्रीज ये मना कर देंगी। ये तो वही बात होगी ना कि भाई बहन है, मिलकर के रहेंगे तभी तो परिवार अच्छा कहलाएगा। अब भाई बहन है यहाँ पर, हर एक एक भाई या बहन अपनी मर्जी ही सिर्फ करता है, बाकियों को साथ लेके नहीं चलेगा, तो परिवार अच्छा तो नहीं कहलाएगा ना, सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएगा, चल तो जाएगा पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। भाई सेम चीज है यहाँ पर कि आपने ग्रुपिंग तो बना दी, लेकिन चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज अपने आप को अलग ही ट्रीट करते हैं, तो सिक्योरिटी उनके चक्कर में हमको और नए सिक्योरिटी फोरम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, क्वाड बनाना पड़ गया, I2U2 बनाना पड़ गया, ताकि उनसे हम थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर सके, इनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कर सके। तो बस वही है, ग्लोबल पावर बनने के चक्कर में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो मल्टीलैटरलिज्म ड्यू टू चाइना मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कम हुआ है, वरना बहुत पोटेंशियल था इंडिया, US, जापान जैसी कंट्रीज में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि बढ़ रहे हैं आगे, बट अगर चाइना का यहाँ पर दबदबा और चाइना भी साथ में सपोर्ट करते हुए चलता तो बहुत फायदा होता चाइना को भी और बाकी कंट्रीज को भी। राइट, अग्री करेंगे ना सब लोग इस बात से। तो इंडिया का रोल है इस चीज में, इंडिया यहाँ पर क्वाड और आसियान को लीड कर सकता है, G20 को लीड कर रहा है, नई नई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। और ये चाहता है इंडिया कि हमको सबको साथ लेके चलना है ना। इंडिया यहाँ पर लाइक माइंडेड कंट्री के साथ काम करने की कोशिश करता है। लाइक माइंडेड का मतलब होता है जिसकी सोच एक जैसी हो। अब हमारी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से हो गई है जिनकी सोच हमारी एक जैसी होगी। अब जिन लोगों के साथ हमें दोस्ती रखनी है पर हमारी जैसी सोच नहीं मिलती, तो अक्सर आगे चल के दोस्ती टूट ही जाती है ना, क्योंकि फिर डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, लाइक माइंडेड नेशन के साथ मिल करके चाइना, क्योंकि चाइना का हमारा हम लाइक नहीं है चाइना के साथ, हमारी सोच चाइना से नहीं मैच करती, हमारी क्या उसकी नहीं करती मैच, हमारी तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनोवेशन में इम्प्रूव करना, इंडिया इंडिजीनियस हब बन रहा है, डेवलपिंग से डेवलप बनने की कोशिश कर रहा है, लीडरशिप दिखा रहा है, जो जो गैप्स पहले के बहुत हमारे आए हुए हैं उनको भरने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं सभी लोग इन बातों को, ये सब बातें आपको समझनी है कि ये चीजें प्रमोट हो रही हैं। अगला आर्टिकल आता है हम लोगों का, आरोग्य मैत्री क्यूब। इंडिया ने अभी एक आरोग्य मैत्री क्यूब करके एक पोर्टेबल आपदा अस्पताल की शुरुआत करी है, जिसमें कभी भी कोई भी समस्या आने पर पोर्टेबल आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा। 72 क्यूब्स बनाए गए, आपको एयरलिफ्ट किया जाएगा, मतलब कि आपको हवा में से आपको उठा लिया जाएगा, मतलब हवा में उठाया जाएगा। तो कोई भी आपदा आई है तो उसके लिए आप 100 सर्वाइवर्स को 48 घंटे तक सपोर्ट दे सकते हो, तो उसे हम कहते हैं आरोग्य मैत्री क्यू। जब भी आपको कोई बुलेट की इंजरी, ब्लीडिंग हुई है, कोई खतरा बर्न का हो गया है, तो उस केसेस में इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग से स्टार्ट किया गया। काफी एक नई पहल है इंडिया की तरफ से, ये वाली भीष्म प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया है। ठीक है, और ऐसे ही हमने 2 क्यूब्स जो हैं वो म्यांमार को और एक हमने श्रीलंका को दिया है यहाँ पर। तो आरोग्य मैत्री क्यूब इंडिया की DRDO ने बनाया है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के, जिसमें हम सभी लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी कोई भी आपदा में घिरा हुआ व्यक्ति है और वो मदद चाहता है, तो आरोग्य मैत्री क्यूब की हेल्प से उस पर्सन को एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि उसको जो है ना, एक क्यूब की फॉर्म में बना हुआ है ये, और उस क्यूब की फॉर्म में उस व्यक्ति को यहाँ पर एयर में उठा लिया जाएगा और जहां पे भी उस पर्सन को जाना है वहां तक पहुंचाया जाएगा। ये ज्यादातर उन जगह पे किया जाएगा जहां पे हमारी सुविधाएं रोड के थ्रू नहीं पहुंची जाती, तो हम लोग एयर के थ्रू उसको पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो रिमोट एरियाज में, डिजास्टर वाले एरियाज में इसका हम करना शुरू कर देंगे। समझे, इसके पिक्चर भी देख सकते हो आप लोग। तो उसे हम कहते हैं आरोग्य मैत्री क्यूब। तो यहाँ पर असेंबल और डिसेंबल भी कर सकते हैं उसको डिजास्टर्स के साथ डील करने के लिए। और इनको कई बार इस्तेमाल किया, 2015 की जब नेपाल का अर्थक्वेक आया था तब इंडिया ने दिया था, 18 में केरला फ्लड में रेफ्यूजीज के लिए। तो ये एक थोड़ा सा बहुत अच्छी अचीवमेंट के रूप में इसको और ज्यादा इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना। इसकी पिक्चर देखना, ड्रोन की तरह चलेगा, ड्रोन में क्यूब होंगे, 72 क्यूब्स होंगे, एक हॉस्पिटल होगा, लोगों को वहीं पर ब्लड टेस्ट, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, कुकिंग का खाना, वाटर, शेल्टर, पावर, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पर अगर आपको कोई बुलेट इंजरी हुई है तब ट्रीट कर सकता है, कोई बहुत बड़ा जल गया है कहीं से, कोई हेड की इंजरी हो गई है, तो ये सारी चीजों को ट्रीट कर सकता है। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी होंगे, 48 घंटे तक आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही लेस वेट है, 20 किलो का है केवल ये, और बाकी ये अच्छा खासा संभाल सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे लास्ट आर्टिकल की तरफ। मैंने बताया था आप लोगों को G20 में एक नया यहाँ पर शामिल हुए हैं, वो है अफ्रीकन यूनियन।
अफ्रीकन यूनियन एक कंट्री नहीं है, ये यूनियन है पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान, इजिप्ट, इथोपिया, एरिट्रिया, मोरक्को, ये सब कंट्रीज आते हैं। तो इन कंट्री का भी एक ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन, जैसे यूरोप की ग्रुपिंग है, यूरोप का यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका का अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन पूरा एक साथ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी पार्ट है, अब G20 का अफ्रीकन यूनियन पार्ट बन गया। इसकी जानकारी मोदी जी ने दी थी अपने भाषण में, कल की ही ये न्यूज है। और G20 का नाम हो सकता है G21 भी फिर कर दिया जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तो G20 कंट्रीज में बहुत लिमिटेड है। तो अफ्रीका को भी यहाँ पर बढ़ावा देना, इंडिया हमेशा अफ्रीका को साथ लेकर के चलने की कोशिश में लगा रहता है। उसी के लिए ये पूरा एक स्टेप लिया गया कि हम लोग इंक्लूड करके आगे चले। ठीक है, तो सब लोग मिलकर के जियो पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करते हुए एक सहमति पे आए हैं। जितने भी G20 की कंट्रीज थी, सबके शेरपा, शेरपा कौन होते हैं? शेरपा होते हैं सबके जो उनको लीड कर रही हैं। जैसे भारत की तरफ से शेरपा हैं अमिताभ कांत, जो कि पहले नीति आयोग के CEO रह चुके हैं, उनको ये शेरपा की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर और हमारे जो है शेरपा साथ में ये बनाए गए हैं। तो इसी वजह से उन सब ने जानकारी देते हुए क्लियर कर दिया कि यस, अफ्रीका यूनियन भी इसका पार्ट बनने वाला है। अफ्रीका यूनियन जिसमें खुद 55 कंट्रीज हैं, 2002 में बना था अफ्रीका को बेटर बनाने के लिए, और अफ्रीका को तो बहुत जरूरत भी है मैं तो कहूंगी, क्योंकि अफ्रीका में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, अफ्रीका में इतने चैलेंजेस हैं। कभी ना कभी वहां पर मिलिट्री को पूरा, अब गैबन में हुआ है, मैंने बताया था ना अफ्रीका में, तो गैबन में हो गया, बुर्किना फासो में हो गया, नाइगर में हो गया, बहुत सारी कंट्री वहां पे मिलिट्री कूप, तख्ता पलट होता रहता है। बहुत जरूरत है यार, उधर तो हद से ज्यादा जरूरत मैं कहूंगी। तो उनको तो बहुत जरूरत है कि वो इंक्लूड करके अपने आपस में इसको सही सही तरीके से बनाए और थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। मतलब उनकी अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, अच्छी खासी थोड़ी बहुत, एक इजिप्ट की है, UAE की है, तो ये 2-3 कंट्रीज है जो वहां पे थोड़ा बहुत ढंग से करती हैं। बाकी सब कंट्रीज तो बहुत पुअर कंट्रीज में काउंट होती है। तो जरूरत है कि उनको आगे बढ़े, और उनका एक परमानेंट मिशन बनाने की सोच रहे हैं वो, बीजिंग, चाइना में। ठीक है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन, इंडिया बहुत कोशिश करता है कि उनके रिलेशन अच्छे बने, तभी उन्होंने IS से भी बनाया, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि यहाँ पर हम लोग अफ्रीका की कंट्रीज को इंक्लूड करें, इनके रिसोर्सेज का फायदा उठाए। ट्रेड भी यहाँ पर काफी बड़ा है, दोनों कंट्री यहाँ पर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज पे काम करती हैं। इंडिया ने जब COVID-19 आया था, तब भी इंडिया ने खूब मदद करी है अफ्रीकन यूनियन की। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? ये है आपका एक पूरा आर्टिकल जिसमें आपको अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ना है। अफ्रीकन यूनियन का फॉर्मेशन कब हुआ है ये पढ़ के जाना है। UPSC ने यूरोपियन यूनियन पे सवाल किया हुआ है, तो देर इज अ चांस कि अफ्रीकन यूनियन पे भी सवाल आ सकते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन पढ़ के जाना है, सवाल आ सकता है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। ठीक है, टोटल मिला दो इंडिया अफ्रीका की तो करीब हो जाएगी, 2.5 बिलियन पॉपुलेशन बन जाती है दोनों की। और इंडिया के बहुत से लोग हैं, करीब 30 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन, करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अफ्रीका में रहते हैं, इंडिया से बिलोंग करने वाले। और इंडिया में अफ्रीका के करीब 50 से 60 हजार लोग हैं, और रिलेशन काफी बड़े हैं। इंडिया जो है बहुत सारी स्कॉलरशिप भी देता है अफ्रीका के बच्चों को। तो बस वही है कि इसमें हम लोग अफ्रीका की यूनियन को थोड़ा बढ़ावा दें, स्टेबिलिटी लेकर के आए, उसी के लिए स्टेप को लिया गया है। चलो आज के क्वेश्चंस को देखो। मालवीय मिशन, याद है मैंने कल मालवीय मिशन पढ़ाया था? मालवीय मिशन मैंने आपको बताया था कि मदन मोहन मालवीय द्वारा उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, उनके नाम पे किया गया है, टीचर एजुकेशन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए मालवीय मिशन। साथ ही साथ ये जो पूरा एक मिशन होगा हमारा, ये एक तरीके से, यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक मैंने पकड़ ली इधर, कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, ये कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा सिर्फ हायर में नहीं, ये बढ़ाएगा कैपेबिलिटीज को ऑल लेवल्स पे। जैसे यहाँ लिखा है ना ऑल लेवल्स, करेक्ट है ये बात,
15 लाख यहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ के। बट ये स्टेटमेंट गलत है कि हायर एजुकेशन में नहीं देखेगा, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं देखेगा। पहली बात तो टीचर्स के लिए है ये, दूसरा सिर्फ हायर में नहीं है, ऑल लेवल्स पे है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट इसमें गलत हो गई। मालवीय मिशन आपको मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, अगर आपने कल का लेक्चर सुना है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, इसके एक्सप्लेनेशन में आंसर भी है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करो, वीडियो पॉज करो। वैसे तो देखो कल बताया ही था मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी आप इसको रीड करके समझ सकते हो। और यार जरा आप थोड़ा सा वीडियो पे वापस से कमेंट करना शुरू करो। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में कमेंट किया करो। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? वैसे काफी बच्चे करते हैं कमेंट, मैं पर्सनली जरूर उनका हमेशा हर एक का लाइक करती हूँ मैं कमेंट चैनल से, लेकिन फिर भी आप सभी लोग थोड़ा सा और एक्टिवली रिस्पॉन्स करो वीडियो पर कि कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको एक बार कमेंट कर दो, थैंक यू या गुड सेशन या मतलब कैसा है, जो भी आपकी अपनी इच्छा है, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, बट ये होता है ना कि लिख के कमेंट पढ़ के जो पढ़ाने वाला टीचर है, मैं आपकी फैकल्टी आयुषी मदान, अच्छा लगता है ना। एक बच्चों के साथ एक कनेक्शन फील हो जाता है। जैसे कई बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, उनका नाम भी अब मुझको याद हो चुका है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, मैं कभी किसी वीडियो में बताऊंगी जरूर नाम उन बच्चों का, तो उनके नाम मुझे अब याद हो चुके हैं। वो बच्चे जो हमेशा कमेंट करते हैं, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं उसमें। आप लोग जरा एक बार थोड़ा सा कमेंट वमेंट किया करो, टीचर को भी अच्छा लगता है। जैसे आपका मेरा समझाया हुआ आप लोगों को पसंद आता होगा या नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए जरूर, है ना। चलो, इसको रीड कर लिया सब लोगों ने? इस पूरे के पूरे को रीड कर लेना अपना, ठीक है, मैं समझाया था क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही सन, एक ही वर्ल्ड, एक ही ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है एक साथ जुड़ जाना, पूरा सन एक ही के अंडर आ जाएगा। ये एक इनिशिएटिव है जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया ने लॉन्च किया था इसको। COP26 COP26 जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इसको हमने ज्वाइंट अनाउंस किया था, जिसमें हम सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पढ़ लीजिए सारे, सारी स्टेटमेंट ठीक ही थी। हाँ, एक गलत है इधर कि यूएसए के साथ नहीं, यूके के साथ किया है अपन लोग ने। इंडिया और यूके ने मिल करके यहाँ पर क्या किया है, इस अग्रीमेंट को स्टार्ट किया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसमें हम लोग एक रिन्यूएबल एनर्जी की बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे बनाने वाले हैं यूके के साथ मिल करके। तो COP26 में 2021 में किया था। तो इसमें कौन सी, क्योंकि अभी ना ये यूपीएससी इस नए पैटर्न पे पूछने लग गई है सवाल, तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लाई हूं मैं। तो इसमें आप पढ़ लो एक बार इसकी स्टेटमेंट सारी, जैसे मैंने समझा दिया, पर आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको इस फैक्ट को भी दिमाग में रखना है, लर्न करना है इस पूरे को। इससे भी आपके अच्छे खासे सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल तो देखो आएंगे ही आएंगे, सवालों की तो कोई एक रोक है नहीं, सवाल तो खूब 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 पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों से यहाँ पर एक यही है कि जितने भी क्वेश्चन कराए जाएं, जरूर जरूर उन क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चन पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पढ़े बिना जो है फैक्ट्स को आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? बाकी आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑल्सो। कंप्लीट करिएगा यहाँ तक, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपने आप अपने सपनों को पूरा करिए, माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।